प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के भूगोल प्रायोगिक वाले प्रश्न पत्र के लिए हमने इससे पहले सरल दंड आरेख, एक विमीय आरेख हमारे चल रहे थे। एक विमीय आरेख के अंतर्गत रेखा आरेख और सरल दंड आरेख की हमने चर्चा की थी। आपको इसकी रचना हमने समझाई थी। आज हम बात करेंगे मिश्रित दंड आरेख, बहुदंड आरेख और द्विदिशा दंड आरेख। ये दंड आरेख के ही प्रकार हैं। आंकड़ों की बदली हुई परिस्थितियों में कब कौन सा आरेख हमें बनाना ज़्यादा उचित रहता है, इस बात को भी हमें समझना है। अब मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, मिश्रित दंडारेख, बहुदंडारेख और द्विदिशा दंडारेख के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे, मुझे अपेक्षा है। हम बात करते हैं मिश्रित दंडारेख की। मिश्रित दंडारेख साधारण दंडारेख की भांति ही इसकी रचना है। रचना में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिस प्रकार से हमने सरल दंडारेखों की रचना की है, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्थिर तथ्य हैं उनको लिया था और वाई एक्सिस के ऊपर जो परिवर्ती तथ्य हैं उनको लिया था। बदलते हुए जो आंकड़े हैं उनको वाई एक्सिस पर लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्थिर है, जैसे वर्ष हैं या कोई प्रदेशों के नाम हैं, जिले हैं, इनको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। मिश्रित दंडारेख के द्वारा आंकड़ों के कुल योग और उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। एक ही प्रकार के एक ही वर्ष में अनेक प्रकार के आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों का प्रदर्शन मिश्रित दंडारेख से होता है, क्योंकि सरल दंडारेख में हम केवल एक ही दंड में एक ही प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ मिश्रित दंड में हम उन समस्त तथ्यों के आंकड़ों को एक ही दंड में दर्शाते हैं, लेकिन उनका आनुपातिक दृष्टि से हम उस दंड में से उनका हिस्सा निकाल देते हैं, काट देते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए भारत में लौह इस्पात का उत्पादन है। लौह इस्पात का उत्पादन मान लीजिए 2019-20 का आंकड़ा हमने एक काल्पनिक आंकड़ा लेकर के आपको समझा रहा हूँ लिया मान लीजिए, और इसमें हमने अलग अलग प्लांट ले लिए कि जैसे भिलाई का प्लांट है, बोकारो का प्लांट है, राउरकेला का प्लांट है, दुर्गापुर का प्लांट है। इसमें इस लौह इस्पात के उत्पादन में किस किस किस्म के लोहे का कितना कितना उत्पादन हुआ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सिलिका इस्पात है, वो मान लीजिए भिलाई में 22 लाख टन है, बोकारो में मान लीजिए 12 लाख टन है, राउरकेला में मान लीजिए 13.2 लाख टन है और दुर्गापुर में मान लीजिए 10 लाख टन है। इसी प्रकार से विक्रय योग्य जो इस्पात है, सेलेबल जो स्टील है, उसका भी मान लीजिए भिलाई में 20 लाख टन है, बोकारो में मान लीजिए 10 लाख टन है, राउरकेला में मान लीजिए 11 लाख टन है और दुर्गापुर में 8 लाख टन है। इसी प्रकार से कच्चा लोहा है, पिग आयरन है, ये भिलाई में हम मान लेते हैं कि 5 लाख टन है, बोकारो में 6 लाख टन है, राउरकेला में 3 लाख टन है और दुर्गापुर में मान लीजिए 2.5 लाख टन है। तो ये जो आंकड़े हमारे पास आए, प्रत्येक प्लांट के आंकड़ों का हम योग कर लेंगे और योग जो हमारा आया है उस योग के लंबाई, योग के अनुसार हम आंकड़ों का विस्तार देख लेंगे कितना है, और फिर हम एक मापक तय करेंगे कि हमारा मापक
क्या होगा। मान लीजिए आंकड़ों का योग आपका आता है, किसी का अधिकतम मान लीजिए 45 है, तो आपको देखना है कि आपके कागज़ के साइज़ में, ड्राइंग शीट के साइज़ में 45 के आंकड़े को दिखाने के लिए आपको क्या स्केल रखना है। 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए आप 2 लाख टन उत्पादन रखते हैं लोहे का, लोह इस्पात का, तो आपको इसके लिए 22.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला कागज़ चाहिए। तो यह आप अपने कागज़ के साइज़ के हिसाब से स्केल तय कर लेंगे, और स्केल तय करने के बाद आपको उसी प्रकार से दंड बना देने हैं जैसा कि हमने सरल दंड आरेख में दंड बनाए हैं। नीचे हमने कारखानों के नाम लिख दिए, जैसे भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, और वाई एक्सिस पर, लंबवत अक्ष पर हमने मापक बना दिया, और मापक के अनुसार हमने उत्पादन दर्शाया। उत्पादन लाख टन में, लोह इस्पात उत्पादन लाख टन में लिख दिया। और अब हमने देखा कि भिलाई में कुल कितना उत्पादन है, उसके अनुरूप हमने उस दंड के लिए लंबाई, ऊंचाई ले ली, और इसी प्रकार से हमने बोकारो के लिए ऊंचाई ले ली। कुल जो आंकड़ों का योग है उसके आधार पर राउरकेला के लिए, दुर्गापुर के लिए। और अब हमें देखना है कि सिलिका इस्पात भिलाई में कितना है। तो हम सिलिका इस्पात के लिए जितना उसका उत्पादन है उसके अनुरूप मापक के अनुसार हम उसकी ऊंचाई काट लेंगे, और उस दंड में उसका विभाजन हो जाएगा। दंड में एक लाइन खींच देंगे, दंड के भीतर ही, जो दिखाएगा सिलिका इस्पात को। इसी प्रकार से हम दिखाएंगे दूसरा जो हमारा विक्रय योग्य इस्पात है, वो उसको मापक के अनुसार फिर उसके ऊपर काट लेंगे। और उसके बाद हम कच्चे लोहे, जो हमारा ऊपर जो बचा है, वो चूंकि 3 ही इसमें फैक्ट्स हम दिखा रहे हैं, तो ऊपर कच्चा लोहा ही बचेगा। तो ये 3 आंकड़ों का एक ही दंड में हमने प्रदर्शन किया, इसलिए हम इसको कहते हैं मिश्रित दंड आरेख, कंपाउंड बार डायग्राम। एक ही बार में 2 या 2 से अधिक तत्वों के उत्पादन को हम दर्शा सकते हैं। उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं, एक से अधिक, उनको हम एक ही दंड में अगर दर्शाते हैं तो उसको हम कहते हैं मिश्रित दंड आरेख। तो ये हम इसकी रचना इस प्रकार से कर लेते हैं। अब जैसे हमने भिलाई में किया वैसे ही बोकारो में। ये ध्यान रखने की बात है कि हम प्रत्येक दंड में, जैसे सिलिका इस्पात हमने सबसे नीचे लिया है, तो सभी में सिलिका इस्पात सबसे नीचे लेंगे। उसके ऊपर हमने विक्रय योग्य इस्पात लिया तो दूसरा विक्रय योग्य इस्पात लेंगे, और तीसरा फिर हम ऊपर कच्चा लोहा लेंगे, ताकि उनकी तुलना आसानी से की जा सके। ऐसे आरेख बनाने के लिए हमें यह भी ध्यान में रखना है कि एक इंडेक्स हमें देना है, एक संकेत हमें दे देना है, और जो अलग अलग हमने जो इस लोह इस्पात के जो हमने प्रकार दिखाए हैं, सिलिका इस्पात, तो इसको एक अलग शेड से या अलग रंग से दिखाना है। विक्रय योग्य जो इस्पात है उसको अलग शेड से, और कच्चा लोहा को अलग शेड से, और फिर उन शेड को संकेत में बता देना है कि शेड का क्या अर्थ है, ताकि अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, अध्ययनकर्ता इसको आसानी से समझ सके कि हमें जो गहरी शेड दिखाई है इसमें तो अमुक इस्पात है, और जो दानेदार शेड है इसमें मान लीजिए दूसरे किस्म का इस्पात है। इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम ई कंटेंट के रूप में डालेंगे, आप उसको भी देख लें। उसको देखने से आपको और स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम दूसरा एक आरेख जो हमारा बहुदंड आरेख है उसको लेते हैं। बहुदंड आरेख में भी जब पदमाला में स्थानीय समय के अनुसार 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए हों, तो बहुदंड आरेख के द्वारा उनका तुलनात्मक चित्रण किया जाता है। इन आरेखों में एक समय या एक स्थान से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के स्तंभों को एक दूसरे से सटाकर बनाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें स्तंभ को सटाकर बनाया जाता है, एक दूसरे से सटते हुए। फिर थोड़ा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, और उन वस्तुओं के दूसरे समय के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए दूसरा एक
स्तंभ बनाते हैं और दूसरे ग्रुप में भी, दूसरे वर्ष के स्तंभ भी उसी प्रकार से सटा करके बनाए जाते हैं। साधारण दंडारेख में प्रत्येक स्तंभ अलग अलग बनाया जाता है, परंतु बहुदंड आरेख में स्तंभों को आवश्यकता अनुसार संख्या में एक दूसरे से सटा करके बनाते हैं। ये इसमें एक अंतर है। दोनों प्रकार के आरेखों में स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करने की विधि समान है, वही मापक के अनुसार आपको ऊंचाइयां ज्ञात करनी होती हैं। इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बातें दो हैं मुख्य रूप से। एक तो सभी स्तंभ समूहों में भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले स्तंभों का जो क्रम है वो समान होना चाहिए। मान लीजिए कि आप, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए भारत में आप नहर, कुएं, तालाब और अन्य साधनों से सिंचाई का जो क्षेत्र है वो दर्शाना चाहते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए वर्ष 1995-96 में कोई आंकड़ा दिखाया है, तो उसमें पहले मान लीजिए आपने नहरें ली हैं, फिर आपने कुएं लिए हैं, फिर आपने तालाब लिया है, फिर आपने अन्य लिया है। तो यही क्रम आपका 1995-96 के बाद मान लीजिए दूसरे आंकड़े आप 2001 के ले रहे हैं तो उनमें भी यही क्रम रहेगा, और फिर मान लीजिए 2005-06 के ले रहे हैं तो उनमें भी यही क्रम रहेगा। पहले कैनाल मतलब नहरें, फिर कुएं, फिर तालाब और फिर अन्य। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, सभी समूहों के एक वस्तु से संबंधित स्तंभों में एक ही प्रकार की छाया या रंग भरना है। मान लीजिए कैनाल में आपने कोई चौखाने से इसको दिखाया है, तो सभी स्तंभों में कैनाल के लिए उसी प्रकार का चौखाना दिखाया जाएगा। अगर कुएं के लिए आपने डॉट का प्रयोग किया है शेड के रूप में, तो कुएं के लिए सभी वर्षों में डॉट का ही उपयोग होगा। तो मेरा कहने का आशय यह है कि सभी समूहों में एक वस्तु से संबंधित स्तंभों में एक ही प्रकार की छाया का प्रयोग होगा। ये हमें बहुदंड आरेख में भी ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया था। और ये हमें आपका जो मिश्रित दंडारेख था उसमें भी ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार से द्विदिशा दंडारेख है। द्विदिशा दंडारेख, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो दिशाओं में दंड बना दिए जाते हैं, तो इसे द्विदिशा दंडारेख कहते हैं। सामान्यतया हम इसमें लंबवत दंड बनाते हैं, ऊपर और नीचे। बाकी इसकी जो रचना है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि सरल दंडारेख की है। दंडों की जो ऊंचाई है वही मापक के अनुसार ली जाती है। इनमें चूंकि एक ही प्रकार के आंकड़े होंगे तो इनको हम शेड भी एक ही प्रकार की दे देते हैं। द्विदिशा दंडारेख में जब पदमाला में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के पदमूल्य दिए होते हैं तो उन्हें द्विदिशा दंडारेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब आंकड़ों में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े हों तो हम इस प्रकार के आंकड़ों का, इस प्रकार के आरेख का प्रयोग करते हैं। इन आरेखों में आधार रेखा के ऊपर व नीचे दोनों ओर को स्तंभ बनाए जाते हैं, दोनों ओर को स्केल बना लिया जाता है और उस स्केल के अकॉर्डिंग हम हमारे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए दंडों की ऊंचाई या उनकी जो गहराई है उसको हम तय करते हैं। आधार रेखा के ऊपर की ओर जो हम स्तंभ लेते हैं उसमें हम धनात्मक मूल्यों को दिखाते हैं और नीचे जो लिया जाता है उसमें ऋणात्मक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। यदि स्तंभों को क्षैतिज बनाया जाता है तो आधार रेखा ऊर्ध्वाधर होगी तथा इस रेखा के दाईं ओर धनात्मक मूल्यों को और स्तंभ के बाईं ओर ऋणात्मक मूल्यों को लिया जाएगा। सामान्यतः मैंने अभी आपको बताया था कि इनको हम आधार रेखा हम क्षैतिज लेते हैं और उसमें ऊपर की तरफ हम धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं। लेकिन इसको हम दर्शा इस प्रकार से भी सकते हैं कि आधार रेखा को लंबवत ले लें और हम बाईं और दाईं तरफ क्षैतिज रूप से दंडों को मूल्यों के अनुसार बना दें। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि दाईं ओर धनात्मक मूल्य दर्शाए जाएंगे और बाईं ओर ऋणात्मक मूल्यों वाले स्तंभ दर्शाए जाएंगे। आयात निर्यात और आय व्यय आदि के जो शुद्ध अंतरों को प्रदर्शित करने
करना अगर होता है तो उसके लिए भी ये आरेख बहुत ही उपयोगी आरेख होता है। तो ये द्विदिशा दंड आरेख भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दंड आरेख है। ये सभी जो दंड आरेख हैं, सरल दंड आरेख, और सरल दंड आरेख के बाद हमने देखा मिश्रित दंड आरेख, बहुदंड आरेख और द्विदिशा दंड आरेख, एक विमीय आरेख की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें केवल ऊंचाई को ही हम ध्यान में रखते हैं या लंबाई को ही ध्यान में रखते हैं। इसमें तो कोई दूसरा लंबाई के साथ, ऊंचाई के साथ चौड़ाई आदि का प्रदर्शन नहीं होता, मतलब क्षेत्रफल या आयतन का प्रदर्शन नहीं होता है। इसलिए ये एक दिशा दंड आरेख एक विमीय आरेख की श्रेणी में आते हैं।